दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव है। मैंने 30 सालों तक एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। फिजिक्स जैसे क्लिष्ट विषय के प्रोफेसर होने के साथ साथ दोस्तों मेरा रुझान कला की तरफ था और इसकी वजह से मैंने साथ ही साथ साहित्य पर कार्य किया, संगीत पर कार्य किया, नाटकों को लिखा और फिल्में भी बनाई हैं। तो मैं एक फिल्म मेकर भी हूँ, मैं एक सॉन्ग राइटर भी हूँ, एक साहित्यकार भी हूँ, कवि भी हूँ और नाटककार भी हूँ। दोस्तों अपने इसी रुझान के चलते मैंने 30 साल नौकरी करने के पश्चात वहाँ से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर पूरी तरह से कला के क्षेत्र में समर्पित होकर कार्य करने का निश्चय किया और आज मैं पूरी तरह कला के लिए कार्य कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने एक चैनल का निर्माण किया है। इस चैनल का जिसका नाम है रीडर्स आर लीडर्स और इसके पीछे की भावना ये है कि जो पढ़ते हैं, जो पाठक होते हैं, जो किताबों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज में लीडर्स बनते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि कहा गया है दोस्तों कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और ये एक सिद्ध वाक्य भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज की भागम भाग भरी इस जिंदगी में हम पढ़ने का समय बहुत कम निकाल पाते हैं और हमारे हाथों में एक मोबाइल नामक यंत्र भी आ गया है। ये एक ऐसा यंत्र है कि हम इसमें देख लेते हैं और देख लेते हैं तो पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। जबकि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमारी कल्पनाओं का विस्तार होता है और इन कल्पनाओं के विस्तार से हमारी ब्रेन पावर बढ़ती है। याद करिए दोस्तों, जब टीवी नहीं हुआ करता था तो हम रेडियो पर गाने सुनते थे और जब रेडियो पर गाने सुनते थे तो हमारी कल्पनाएं जागृत हो जाती थी। हम नायक नायिका की कल्पना करने लगते थे, उस दृश्यों की कल्पना करने लगते थे। हमारी कल्पना शक्ति ऐसी जागृत होती थी कि हमें बहुत आनंद भी आता था और वो गीत हमें याद हो जाते थे। शायद यही कारण है कि पुराने गीत आज तक अमर हैं। आज भी कहीं ऑर्केस्ट्रा होता है या कहीं गीत गाए जाते हैं तो पुराने गीत ही गाए जाते हैं। याद करिए, जब कहीं मैच होता था और हम कमेंट्री सुनते थे रेडियो पर तो जो आनंद आता था वो आज हम जब मैच देखते हैं ना टीवी पर, वो आनंद नहीं आता। तो दोस्तों यही सोचकर मैंने ये सोचा है कि मैं किताबों के ज्ञान को आप तक पहुंचाऊं ताकि आपके पास जब थोड़ा भी समय हो तो उसे सुनकर आप उस ज्ञान को प्राप्त करके लाभ उठा सकें। मैं किताबों को पढ़ूंगा आपके सामने और उसके ज्ञान को आप तक पहुंचाऊंगा और कुछ बड़ी बड़ी किताबों के बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों साहित्य का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। रामायण और महाभारत बहुत पहले लिखे गए थे लेकिन आज तक प्रासंगिक है, आज तक वो पढ़े जाते हैं। और रामायण और महाभारत के बाद जो उन लेखकों की या कवियों की जो भावनाएं थी उनको और अच्छी तरह से दर्शक तक पहुंचाने के लिए, पाठक तक पहुंचाने के लिए मंच आया, रंगमंच आया, नाटक आए और आज भी कथाओं के रूप में रामचरितमानस का पाठ मंचों पर होता है, रामलीलाएं होती हैं। बहुत प्रभावशाली ढंग से वो चीजें इनके माध्यम से पहुंचाई जा सकती थी, होती भी है कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं इनका दुरुपयोग भी होता है। नाटकों के माध्यम से बहुत सारी कहानियां दर्शकों तक पहुंची। जब किताबों के पन्नों में ये साहित्य था तब उसको सिर्फ पढ़ के ही उसका आनंद लिया जा सकता था, लेकिन जब नाटक आया, मंच आया तो उसके पास बहुत सारे और भी टूल्स आ गए प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने के लिए। जैसे स्टेज आ गया,
स्टेज क्राफ्ट आ गया, सेट आ गया, कॉस्ट्यूम आ गया, मेकअप आ गया, कलाकार आ गए, अभिनय आ गया, संगीत आ गया, दृश्यबंध आ गया, कंपोजिशन आ गई, बहुत सारे टूल्स मिल गए जिसकी सहायता से कलाकार उन कहानियों को सजीव करने लगे मंच पर, और आनंद बढ़ गया, संप्रेषणीयता बढ़ गई। और नाटक के बाद आया फिल्म। जब कैमरे का आविष्कार हुआ तो फिल्में बनने लगी। और फिल्में पहले किस रूप में बनी कि उन कैमरों को सीधे सीधे जो नाटक होते थे, मंचन होते थे, उसी के सामने रख दिया गया और वो पूरा का पूरा नाटक रिकॉर्ड किया जाने लगा कैमरे, वीडियो कैमरे में। लेकिन यह पता चला कि वो आनंद जो मंचन में आ रहा था, वो आनंद उसको शूट करने में या रिकॉर्डिंग करने में तो नहीं आ रहा। तो फिल्म मेकर्स ने सोचना शुरू किया कि आखिर कारण क्या है कि नाटक में जो आनंद आ रहा था, अगर हम उसको दर्शक के स्थान पर कैमरा रख ले तो वो आनंद नहीं आ रहा। तब उनको समझ में आया कि फिल्म एक अलग कला की विधा है, और फिल्म कैमरे के आविष्कार से क्लोजअप आ गया। हम कलाकार के बहुत नजदीक तक जाने में सक्षम हो गए, यहां तक कि उसकी जो भावनाएं उसके चेहरे पर जो आ रही हैं, उसकी जो भावों का अभिनय है, वो भी हम देखने में सक्षम हो गए। यानी कि बहुत प्रभावशाली ढंग से अभिनय को व्यक्त किया जा सकता था। तो एक विधा जो आई फिल्म, वो दृश्य और श्रव्य यानी विजुअल और साउंड के माध्यम से संप्रेषणीयता का एक माध्यम बन गया, जिसे हम फिल्म कहते थे। और तब लोगों के समझ में आया कि नहीं, सिर्फ कैमरा रख के रिकॉर्ड कर देने से बात नहीं बनने वाली है। फिल्म विजुअल ऑफ टॉकिंग पीपुल के अलावा भी बहुत कुछ है। सिनेमा हम विजुअल ऑफ टॉकिंग पीपुल को नहीं कह सकते। लेकिन दुर्भाग्य ये है दोस्तों कि आज भी बहुत सारी सिनेमा, बहुत सारे नाटक जो बनते हैं, वो संवादों को हूबहू बोल के उसी के माध्यम से उन कथाओं को पहुंचाते हैं, और कथाओं को कहने का माध्यम बन के रह गया है। यानी आज भी सिनेमा हो या नाटक हो, उसमें लेखक ही प्रधान है, उसी की कृति को हम पहुंचा रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हम इन माध्यमों को अलग एक कला का माध्यम न बना करके हम लेखक को ही प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने का माध्यम बना दे रहे हैं, जबकि इससे कुछ अलग होना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इसकी जरूरत को समझा है। बहुत सारे लोगों ने फिल्मों को साहित्य से एक अलग कला का माध्यम, नाटक से एक अलग कला का माध्यम समझा है, बनाया है, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति भी प्राप्त की है। और हमारे देश में भी ऐसे कई फिल्मकार हुए हैं जिन्होंने इस जरूरत को समझकर फिल्में बनाई। दोस्तों, उनमें से एक प्रमुख नाम है मणि कौल का। मणि कौल एक ऐसे फिल्मकार हुए हैं जिन्होंने उस समय की मेलोड्रामेटिक जो फिल्में हुआ करती थी, डांस, नाच और गीत वाली फिल्में जो हुआ करती थी, जो भाषा एक बन गई थी, फार्मूला बन गया था, उनकी सीमाओं को तोड़कर एक नए किस्म की सिनेमा की भाषा का आविष्कार किया। उनकी स्टाइल एक अनोखी थी और इसकी वजह से पूरे विश्व में उनका नाम हुआ, पूरे दुनिया के फिल्म जगत में उनकी सराहना मिली। तो दोस्तों, उनका जो क्राफ्ट था, कहा जाता था कि वो भविष्य के फिल्मकार हैं। उनका एक क्राफ्ट अनोखा था, उसको जानने की, उसको समझने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन अभी भी लोग पूरी तरह उसे समझ नहीं पाए हैं। उस पर चर्चा की आवश्यकता है। दोस्तों, इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर मैंने मणि कौल जी के फिल्म क्राफ्ट पर ये किताब लिखी है। इंग्लिश में ये किताब है, जिसमें डिटेल में एक एक उनके कला के
जो उनकी स्टाइल है, जो उनका ढंग है, जो उनकी तकनीकी है, उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, ताकि हम समझ सके कि इस महान फिल्मकार ने क्या सोचकर किस ढंग से फिल्में बनाई। दोस्तों, इसका टाइटल है हिज सिनेमैटिक वर्ल्ड, द फिल्म क्राफ्ट ऑफ मणिकौल। और ये किताब आपको अमेजन पर भी मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। और इस किताब को जो पब्लिश इन्होंने किया है, ड्रीम बुक पब्लिशिंग हाउस न्यू दिल्ली, उनका जो वेबसाइट है www.dreambookpublishing.com, इस पर भी उपलब्ध है और इसको आप मंगा के पढ़ सकते हैं। ये बहुत महंगी किताब नहीं है, लगभग ये 150 की किताब है। तो आप इसे मंगा के और पढ़ के इनके बारे में जान सकते हैं कि इनकी स्टाइल कैसी थी। और कभी हम लोग इनके क्राफ्ट के बारे में जब भी संदर्भ आएगा तो हम लोग बातें करेंगे। ये ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने सारी सीमाओं को तोड़ा है। दोस्तों, इसके साथ मैं एक और प्रयोग इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम केवल कहे के संवादों के माध्यम से ही फिल्म बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा 90% फिल्में ऐसे ही बन रही हैं, और हमने ये देखा है कि रामचरितमानस की कथाएं भी आज मंच पर जब कथावाचक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है तो आनंद आ जाता है, क्योंकि आज भी कथाएं बोलकर कही जा रही। तो मैंने एक प्रयोग ये किया है, अपने किस्म का अनोखा प्रयोग इस चैनल पर हो रहा है दोस्तों, कि जो सिनेमा आपने देखा है वो सिनेमा बनने के पहले, पर्दे पर आने के पहले किताब कॉपी के पन्नों पर लिखी जाती है स्क्रिप्ट के रूप में। तो मैं आपको सिनेमा इस स्क्रिप्ट के साथ पहुंचाऊंगा आप तक। इस स्क्रिप्ट को पढ़कर, उन दृश्यों को पढ़कर आप तक सिनेमा श्रव्य रूप में पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी कल्पना का विस्तार हो सके, आप उन फिल्मों की कल्पना कर सकें और निश्चित रूप से आपको भरपूर आनंद आएगा। हो सकता है आपको फिल्मों से भी अधिक आनंद उसके स्क्रिप्ट को सुनकर आवे। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक फिल्म की स्क्रिप्ट के साथ, एक कहानी को किस तरह से हम स्क्रिप्ट में लिखते हैं उसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार।